हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ठीक है, हमको बताना है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, वह क्या है? तो वह है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अनुस्मारक और ऑप्शन डी है परिपत्र। तो जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं परिपत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी है वीर काल और ऑप्शन डी है बीजोपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए शब्द में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर और ऑप्शन डी है आकाश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें है कि क्या कौन सा शब्द है जो नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, वह है हमारा हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हस्ताक्षर क्या है? हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ और शब्द हैं, कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं। जैसे पानी है, पानी, फिर उसके बाद भीड़, फिर लोहा, आकाश, जनता, ये सब क्या है? ये सब नित्य, ये एक वचन में, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ठीक है, कौन नहीं है? तो वो है हस्ताक्षर। क्या है कि ये नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी स्वरों का जब वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी है मध्य स्वर, ऑप्शन सी है पश्च स्वर और ऑप्शन डी है विपरीत स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, विपरीत स्वर। ठीक है, तो जब स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, ठीक है, तो वो होता है अग्र स्वर, उसका भेद होता है, फिर उसके बाद मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। ये इसके क्या है? जीभ के आधार पे इसके भेद है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये जीभ के भाग के आधार पे जो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, विपरीत स्वर किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर जब स्वर का वर्गीकरण किया जाए तो ये उसमें आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको भी लिख देते हैं कि मुख
के खोलने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विपरीत स्वर, दूसरा होता है अर्धविपरीत स्वर, तीसरा होता है अर्ध समवृत और चौथा होता है समवृत स्वर। ये क्या है? ये मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर क्या है? स्वर का वर्गीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनीय की दृष्टि से गलत है? ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से इसमें कौन सा शब्द है जो गलत है। तो ऑप्शन ए है पांचवा, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है बांस और ऑप्शन डी है आंख। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन इसमें गलत लिखा हुआ है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंख ऐसे नहीं लिखा जाता है, आंख आप पे चंद्रबिंदी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से अशुद्ध विकल्प को छाटिए। ठीक है, फिर हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से कौन सा विकल्प इसमें अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है महीना, ऑप्शन बी है पूजनीय, ऑप्शन सी है व्यंग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये क्या है? वर्तनीय रूप से ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए है दीर्घ, ऑप्शन बी है यण, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी है गुण। तो स्वार्थ में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले स्वार्थ का हम संधि विच्छेद करते हैं। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? स्वधन, क्या होगा? स्वधन अर्थ। ठीक है, स्वधन अर्थ होगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पावन का संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए पौधनन, ऑप्शन बी है पोधनन, ऑप्शन सी है पाधन अन और ऑप्शन ए पावधन अन। तो पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का सही संधि विच्छेद होगा पौ धन अन। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी संधि होगी? तो ये होगी अयादि संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास है। ठीक है, हमको बताना है कि आजीवन में कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो आजीवन में कौन सा समास होगा? तो आजीवन का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? जीवन भर होगा। जीवन भर। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? ठीक है, हमको बताना है कि कर्मधारय समास इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए नील गगन, ऑप्शन बी है त्रिफल, ऑप्शन सी है पतझड़ और ऑप्शन डी है गांव शहर। तो हमको बताना है कि कर्मधारय समास इसमें कौन सा है, किसमें कर्मधारय समास है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नील गगन में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है साम्राज्य, ऑप्शन बी है सम्मुख, ऑप्शन सी है सम्राट और ऑप्शन डी है सम्राज्ञी।
तो सम उपसर्ग किस में लगा है, अर्थात सम उपसर्ग लगा के कौन सा शब्द बना है इसमें, वो हमको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सम किस में लगा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। सम्मुख में क्या है, सम उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है परा उपसर्ग का अर्थ है। परा उपसर्ग का क्या अर्थ है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है भीतर, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है बाहर और ऑप्शन डी है आसपास। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो इसमें परा उपसर्ग का अर्थ है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कोष्ठ में कृत प्रत्यय का उदाहरण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है धनवान, ऑप्शन बी है नमकीन, ऑप्शन सी है नीलिमा, ऑप्शन डी है खिलाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है इसमें, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, खिलाड़ी। ठीक है, कौन सा, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम है। ठीक है, हमको बताना है कि आंख का तत्सम क्या है। तो ऑप्शन ए है दृश्य, ऑप्शन बी है अच्छी, ऑप्शन सी है दंतिष्ठिका और ऑप्शन डी है दर्श। तो आंख का तत्सम रूप क्या होगा, तो आंख का तत्सम रूप होगा हमारा अच्छी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, इस दृश्य का क्या होगा, तो इसका होगा हमारा ऐसा, और इसका क्या होगा, तो इसका होगा हमारा दाढ़ी। दर्श क्या होगा, तो दर्श का होगा दरस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है संकर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता है, तो विसर्ग का प्रयोग हमारा तद्भव में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है चतुष्पद, ऑप्शन बी है चतुष्क और ऑप्शन डी है काठ और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो चौथा का तत्सम क्या होगा, तो चौथा का तत्सम होगा हमारा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द है, हमको बताना है कि धूम्र का तद्भव क्या होगा। तो ऑप्शन ए है जुआ, ऑप्शन बी है धुआं, ऑप्शन सी है भौरा और ऑप्शन डी है मक्खी। तो धूम्र का तद्भव क्या होगा, तो धूम्र का हमारा तद्भव होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, धुआं। ठीक है, धुआं क्या है, धूम्र का तद्भव है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ठीक है, हमको बताना है कि स्वतंत्रता कैसी संज्ञा है। ठीक है, हमको संज्ञा बताना है। तो ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो स्वतंत्रता कैसी संज्ञा है? स्वतंत्रता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। आप अंदर आके बैठिए में हमको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है अंदर, ऑप्शन सी है आकार और ऑप्शन डी है बैठिए। तो आप अंदर आके बैठिए में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? तो आप आकर अंदर बैठिए में आप क्या है? आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आप किसके बदले आता है? तो आप पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्रिया चुनिए। आपको बताना है कि मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। इसमें क्रिया क्या है वो हमको बताना है। तो मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है में क्रिया कौन, मतलब क्या क्रिया होगा? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है सीखती है और ऑप्शन डी है भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा क्या है? सीखती है क्या है? इसमें क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अव्यय और ऑप्शन डी है विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आहा क्या है? तो ये हमारा अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि अव्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? हमको बताना है कि सखियों सहित में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो इसमें होगा क्या है? संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध बोधक बोलते हैं। इसको लिख देते हैं हम। जो अव्यय की संज्ञा उस संज्ञा का संबंध वाक्य शब्दों, वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का हमको पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है अग्नि और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो अनीक का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनीक का हमारा पर्यायवाची होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अनेक सेना का, मतलब अनेक का पर्यायवाची क्या है? सेना है। ठीक है, और इसका सेना का और क्या पर्यायवाची होता है? तो ये होगा कटक, अनी, चमू, ये सब क्या है? आदि, ये सब सेना के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सरोज, ऑप्शन बी है उरोज, ऑप्शन सी है मनोज और ऑप्शन डी है पायोज। तो कामदेव का पर्यायवाची और सब क्या होगा, तो कामदेव का पर्यायवाची होगा हमारा मनोज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हमारा सही होगा कि कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, तो कामदेव का पर्यायवाची होता है मनोज। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम शब्द है तो ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी है अतुल, ऑप्शन सी है अनुज और ऑप्शन डी है अटल। तो अग्रज का विलोम क्या होगा, तो अग्रज का विलोम होगा अनुज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर अग्रज का क्या विलोम होगा तो अनुज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दीर्घायु का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी है अल्पायु, ऑप्शन सी है नश्वर और ऑप्शन डी है क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम क्या होगा, तो दीर्घायु का विलोम होगा हमारा अल्पायु। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश डैश कुछ अवरुद्ध रही। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, हमको भरना है यहाँ पे कि रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी है प्रगति, ऑप्शन सी है वृद्धि और ऑप्शन डी है विकास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो ये है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की, ठीक है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की क्या हो गई, प्रगति कुछ अवरुद्ध हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे आज तक यहाँ पे डैश डैश है ये। तो ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी है निराकार, ऑप्शन सी है साकार और ऑप्शन डी है स्वीकार। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है दुस्सहाय, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी है श्रम साध्य और ऑप्शन डी है साधनहीन। तो जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसका उपचार न हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो जिसके पास कोई साधन नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको साधनहीन बोलते हैं। जिसके पास कोई साधन न हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम साधनहीन बोलते हैं। ठीक है, जो परिश्रम से हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम श्रम साध्य कहते हैं। जो परिश्रम से हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम श्रम साध्य बोलते हैं। आगे देखते हैं हम। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है आशातीत, ऑप्शन सी है जिज्ञासु और ऑप्शन डी है कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए है राज्य विहीन स्थान, ऑप्शन बी है अन्याय की जगह, ऑप्शन सी है जहां अंधेरा हो और ऑप्शन डी है सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है बुद्धि काम में लाना, ऑप्शन बी है मूर्खता न दिखाना, ऑप्शन सी है घबरा जाना और ऑप्शन डी है कभी ना आना। तो चौकड़ी भूल जाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा हमारा घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही होगा। चौकड़ी भूल जाने का मुहावरे का अर्थ होगा घबरा जाना। आगे देखते हैं हम। आगे है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अंधों में काना राजा। तो ऑप्शन ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन बी ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। ऑप्शन सी बहुत ही लालची। और ऑप्शन डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ये होगा हमारा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे माँ घर जाती है वाक्य है। तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य। ऑप्शन बी है निषेधात्मक वाक्य। ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य और ऑप्शन डी है इच्छार्थक वाक्य। तो सलमा घर जाती है, ये कैसा वाक्य है। तो सलमा घर जाती है, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, क्या है, एक सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ऑप्शन बी है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ऑप्शन सी है उन्हें खाना खाया और सो गया। और ऑप्शन डी है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो उसने खाना खाया और सो गया, ये क्या है हमारा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन है तुम तुम्हारा काम करो। ऑप्शन बी है तुम का काम करो। ऑप्शन सी है तुम मेरा काम करो। ऑप्शन डी है तुम अपना काम करो। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये होगा तुम अपना काम करो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन ए है भाववाच्य। ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। ऑप्शन सी है कृतवाच्य और ऑप्शन डी है उभयवाच्य। तो राम आम खाता है में कौन सा वाच्य होगा। तो ये होगा कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्म कारक। ऑप्शन बी है संबंध कारक। ऑप्शन सी है अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो ऑप्शन ए टेढ़ी चाल चली में कारक क्या होगा। तो इसमें होगा कर्ता कारक। ठीक है, क्या होगा, तो कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक में किसका प्रयोग होता है। तो ने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने। ठीक है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है तो कौन सा कारक होगा, ये कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है बताना है। तो ऑप्शन ए है अधिकरण कारक। ऑप्शन बी है कर्म कारक। ऑप्शन सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक होगा। तो क्या लिखा है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये से किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो ये अलगाव की स्थिति है, यानी छत से कूदी यानी छत से दूर हो गई। तो कौन सा कारक होगा ये होगा अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो ऑप्शन ए है मर्दाना। ऑप्शन बी है बुढ़ापा। ऑप्शन सी है बेड़ा और ऑप्शन डी है विदुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भेड़ा। ठीक है, भेड़ा क्या है। भेड़ा ये स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से क्या बना है, ये पुल्लिंग बना है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है। तो भेड़ क्या है, ये स्त्रीलिंग है। भेड़ स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसमें आप प्रत्यय लगाने से ये क्या बना है, ये भेड़ा बना है। भेड़ा बना है और भेड़ा क्या है, ये पुल्लिंग है।
ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, हमको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी है ख्याति, ऑप्शन सी है मोती और ऑप्शन डी है पत्थर। तो इसमें स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसमें क्या है, ख्याति हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, ख्याति स्त्रीलिंग है, और जबकि पर्वत, मोती और पत्थर ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये तीनों क्या है, पुल्लिंग है, और ख्याति स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्यत काल, और ऑप्शन सी है वर्तमान काल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आम खाया है, इसमें कौन सा काल होगा, तो मैंने आम खाया है ये क्या है, आसन भूतकाल है। तो इसमें क्या होगा, भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हमको बताना है कि किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए वो नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ऑप्शन सी है मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, और ऑप्शन डी है ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण किस वाक्य में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें क्या है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। और चलिए आगे देखते हैं हम। अगर नीचे दिए गए शब्द में से किसकी वर्तनीय शुद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है द्वारका, ऑप्शन बी है पूज्यानी, ऑप्शन सी है अंतर्ध्यान, और ऑप्शन डी है अहिल्या। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा, द्वारका। ठीक है, द्वारका क्या है, ये वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है अपभ्रंश, और ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत। तो आर्य भाषा इसमें से भारतीय कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। वैदिक संस्कृत क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, वो बताना है कि इसमें प्राचीन भाषा कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत। तो प्राचीन भाषा इसमें से कौन नहीं है, तो क्या है ये, पंजाबी क्या है, प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्रवाई, ऑप्शन बी है प्रशासनिक योग्यता, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुविधा, और ऑप्शन डी है प्रशासनिक नियंत्रण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, यदि वाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होगा। ठीक है, हमको बताना है कि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर अगर हाँ या ना में दिया जाए तो अगर उसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो वाक्य किससे शुरू होगा। तो ऑप्शन ए इंट्रोगेटिव, ऑप्शन बी है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑप्शन सी है इंट्रोगेटिव। ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।